बीजेपी ने मिशन चुनाव का बिगुल बजा दिया है। जी हां, आपको हम बता दें कि बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव को लेकर कमर कस ली है और पार्टी ने 5 राज्यों के लिए अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है और पूरा फोकस यहां पर है सरकार का, उसका जिम्मा दिया है धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान की अगर हम बात करें तो इनका एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। कई जगह के प्रभारी रह चुके हैं, बिहार के भी प्रभारी रह चुके हैं, उत्तराखंड देख चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत को यह जिम्मेदारी, ये कमान जो है इन्हें अब संभालनी है। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, अब प्रहलाद जोशी वहां पर तय करेंगे उत्तराखंड में कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। गोवा की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस का नाम यहां पर आ रहा है सामने। देवेंद्र फडणवीस को दिया गया है यहां का प्रभार। देवेंद्र फडणवीस, अगर आपको याद हो कि जब सरकार गठन की भी बात आई थी उस समय भी इनकी अहम जिम्मेदारी, अहम रोल इनकी रही थी। मणिपुर में भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी मणिपुर की दी गई है। तो यानी कि बीजेपी पूरी तरह से अपना कमर कस चुकी है और चुनावी बिगुल इसी के साथ, यानी कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर 5 राज्यों में बीजेपी ने अपने प्रभारी का, चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। उन्हें साथ देने के लिए भारी भरकम टीम है, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंजले, अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ हरियाणा के मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और विवेक ठाकुर को भी शामिल किया गया है। वहीं पंजाब की एक बार फिर से अगर हम बात करें तो कमान गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है। सह प्रभारी यहां पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी और विनोद चावड़ा को बनाया गया है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं दिल्ली से। उसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से 5 प्रभारियों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने, एक तरह से पूरी तरह से अब बीजेपी कमर कस चुकी है और चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि बीजेपी चुनावी मूड में तो बहुत दिनों से थी। आज घोषणा कर उन्होंने शंखनाद कर दिया है चुनावों की लेकर जो तैयारियां हैं। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आपने बताया, वो बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, वहां के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं और वैसे भी उनको संगठन का प्रभार दिया गया था। कर्नाटक, उत्तराखंड के वो चुनाव प्रभारी 2012 और 13 के कर्नाटक चुनाव के अंदर वो रह चुके हैं। उनके साथ अनुराग ठाकुर को लगाया गया। अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकल बॉडीज के चुनाव थे वहां के प्रभारी थे। उसके साथ साथ जो है सरोज पांडे को लगाया गया है, जो बीजेपी की महासचिव है। साथ ही साथ जो है अर्जुन राम मेघवाल को लगाया गया। अर्जुन राम मेघवाल जो है केरल के अंदर सह प्रभारी थे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, और उनके साथ जो है कैप्टन अभिमन्यु को लगाया गया, वो हरियाणा के अंदर मंत्री रहे हैं। साथ ही साथ शोभा करंजले जो केंद्र सरकार में मंत्री है, उनको लगाया गया है। विवेक ठाकुर युवा चेहरे, युवा मोर्चा में काफी लंबे समय तक काम किया है, बिहार के अंदर उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद है। इसके साथ अगर श्वेता समझना होगा तो 6 क्षेत्रीय प्रभारी भी लगाए हैं। अगर हम देखें तो संजय भाटिया जो करनाल से सांसद हैं, उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया है। ब्रज क्षेत्र का चार्ज जो है संजीव चौरसिया को दिया गया है, वो बिहार से विधायक है, सह प्रभारी है उत्तर प्रदेश के अंदर। सत्या कुमार को अवध क्षेत्र का दिया गया है। कानपुर क्षेत्र का यानी कि कोई भी ऐसी सीट, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसी जगह छूटने ना पाए, पूरा ध्यान। सीधे चलते हैं हम लखनऊ अभिषेक के पास। अभिषेक, आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं और ग्राउंड पर है तो आपको पता भी है काफी कुछ। किसी भी हाल में देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फौज लगाई गई है। धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मा देना, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ जिम्मेदारियां उनको बहुत है और अनुभव भी बहुत है, इसीलिए सबसे बड़ा राज्य सौंपा गया है ताकि हर तरह के समीकरण को साधा जा सके, देखा जा सके। देखिए, बिल्कुल श्वेता, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ना सिर्फ इस लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में 312 का जो आंकड़ा 2017 में यूपी में बीजेपी लाई थी उसको पार भी करना है और 300 प्लस का नारा दे चुकी है। यही कारण है कि जो नियुक्तियां की गई हैं बहुत सोच समझ के की गई हैं। तजुर्बेदार लोगों को तवज्जो दी गई है, युवाओं को तवज्जो दी गई है और इसके साथ ही साथ जातिगत समीकरणों को भी पूरी तरीके से साधा गया है। यानी कि हर एक क्षेत्र को देखते हुए, हर एक प्रभार को देखते हुए बीजेपी ने इसको बहुत ही कह सकते हैं
हैं व्यक्तिगत तौर पे देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके की तैनाती की और इस यूपी के चुनाव में इसका असर भी दिखाई दे सकता है। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब सरगर्मियां बढ़ी हैं, समाजवादी पार्टी कह लीजिए, बसपा कह लीजिए, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं पिछड़ों को जोड़ने की कवायद है, और तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आगे सबसे बड़ा तो चुनौती ये है कि अपनी सीटों को बचाना। और इसके लिए बीजेपी ने जो रूपरेखा तैयार की थी, पिछले दिनों हमने वो खबर भी की थी कि नई सीटों पर बीजेपी का दारोमदार होगा, तो कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा, सरकार के काम को कैसे ले जाना है, और संगठन में जो तैनाती हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर, ये जितने भी मंडल हैं जहां पर जो तैनाती अब की गई है, उन क्षेत्रों पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। तो उससे किस तरीके से उस किले को और मजबूत किया जाए कि उसे कोई भेद ना सके, तो ये तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और तजुर्बेदार के साथ साथ युवाओं पर भी एतबार किया गया है, जिसकी साफ झलक इन नियुक्तियों में दिखाई देती है। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मार्च अप्रैल मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान जो अगर कहीं पर दिया गया है और फोकस है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पूरा गणित आपको हम समझाते हैं। देखिए, प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है धर्मेंद्र प्रधान जी को। केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ इनका जो अनुभव रहा है और अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही है, क्योंकि उत्तराखंड देख चुके हैं, बिहार देख चुके हैं। इसके अलावा जो इनके पास जिम्मेदारी है वो अलग है, इसलिए यूपी का प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा देखिए, सह प्रभारी की अच्छी खासी लिस्ट है। यहां पर अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर को देख चुके हैं, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री है, इनका अपना अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। आपको बता दें कि पूरी की पूरी लिस्ट यहां पर तैयार की गई है ताकि कोई भी कुनबा ना छूटे, कोई भी इलाका ना छूटे, और जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के बहुत जरूरी है यहां पर। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपको बताया धर्मेंद्र प्रधान, पंजाब की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है, और साथ ही साथ गोवा देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड प्रहलाद जोशी, और मणिपुर सौंपा गया है भूपेंद्र यादव को। चलिए अब बात कर लेते हैं मनजीत सहगल से, जो कि इस वक्त पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजीत, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है गजेंद्र सिंह शेखावत को। ये एकमात्र, इन 5 राज्यों में एकमात्र ये ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, यानी कि कांग्रेस यहां पर है और बीजेपी यहां पर नहीं है। अब ये फोकस में रखते हुए एक अहम जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत की भी यहां पर अब बनती है। अब उन्हें सब कुछ सोशल इंजीनियरिंग वहां पर कैसा है और कैसे वहां पर गोटियां कायदे से आगे के लिए फिट करनी है, वो देखना होगा, बड़ी जिम्मेदारी। आपने बिल्कुल ठीक कहा नेहा, अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में थोड़ी सी स्थितियां बदली हुई है, क्योंकि इससे पहले वो शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती आई है, और अब की बार पहली बार वो अकेले चुनाव के मैदान में उतरेगी। 117 कुल सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है कुल 45 शहरी क्षेत्र की सीटों पर होगा, जहां पर 60% हिंदू मतदाता है। आपको बता दूं कि इससे पहले के चुनाव में अकाली दल के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 117 में से 23 सीटें जीतती आई है, लेकिन 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो मत थे वो काफ़ी नीचे खिसक गए थे। 23 में से जो 21 सीटें थी उनमें से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो भारी मतों से विजयी हुए थे। और अब वोट शेयर की बात करें तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 5% था। अब हालांकि नेता दावा कर रहे हैं कि 10% के करीब है, और ये भी कहा जा रहा है कि अकाली दल के साथ जिन सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा जाता था वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की डगर पंजाब में आसान नहीं है। सिख चेहरे भले ही पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में लाए जा रहे हों, गजेंद्र सिंह की अपॉइंटमेंट हो रही है, और वहीं आधा दर्जन जो बड़े सिख नामी चेहरे हैं वो पार्टी संगठन में और पंजाब से भी जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अब कमर कस रही है, लेकिन उसकी डगर आसान नहीं है। पार्टी के प्रति किसानों में बहुत ज्यादा नाराजगी है, और इसका खामियाजा पार्टी जो है अभी हाल ही में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे उनमें भुगत चुकी है। पार्टी को बहुत कदम फूक कर रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनजीत, और तमाम हमारे संवाददाताओं का तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर और आ रही है, किसानों की लड़ाई करनाल में गरमा गई है। जी हां, लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने करनाल सचिवालय की घेराबंदी कर दी है। कल रात भर किसान नेता यहां पर डटे रहे। सचिवालय के गेट बाहर ही सभी ने रातें बिताई है। धरने पर राकेश टिकैत, बलबीर सिंह,
राज्यपाल योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। भारी सुरक्षा के यहां पर इंतजाम किए गए हैं। आपको हम ये तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से रात्रि भोज भी यहां पर हो रहा था, लंगर यहां पर लगाया गया था, गुरुद्वारे से लंगर बांटा गया। साथ ही साथ लगातार सचिवालय के सामने, मिनी सचिवालय के सामने देखिए किस तरह से लोगों ने धरना दिया हुआ है। किसानों ने आंदोलन के कारण हरियाणा के 5 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि इस इलाके में धारा 144 भी सरकार ने एहतियातन लगा दी थी। पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं ये करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर का है। देख सकते हैं किसान सड़कों पर जमे हुए हैं। कल रात जब प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर पानी की बौछार की गई उसके बाद उन्होंने सचिवालय के भीतर धरना लगा दिया और धरना उठाने से इनकार कर दिया है। किसान नेता कह रहे हैं कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। किसानों की मांगों की बात करें तो सबसे पहले आयुष सिन्हा नाम के जो SDM थे जिनका तबादला कर दिया गया है, उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा 28 अगस्त को जो किसान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए थे उनको 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई थे। और उसके अलावा इस पुलिस कार्रवाई के बाद अस्पताल में भर्ती एक किसान की मृत्यु हो गई थी, उसके परिवार को भी 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है। उसके बेटे के लिए सरकारी नौकरी की मांग भी की जा रही है। कुल मिलाकर ये सभी मांगे प्रशासन के समक्ष रखी गई थी, लेकिन कल 3 दौर की बातचीत विफल रही और आज उम्मीद की जा रही है कि किसान और सरकार के नुमाइंदों के बीच में चौथे दौर की बातचीत एक बार फिर से होगी। सरकार भी चाहती है कि मामला सुलझ जाए, लेकिन किसान डटे हुए हैं और धरना उठाने से इनकार कर दिया है। साफ कह रहे हैं कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। इसके अलावा इन किसान संगठनों की एक मांग जो पिछले 1 साल से सामने आ रही है वो है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि वो वापस अपने घरों को लौट सके। फिलहाल करनाल के बाहर का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ किसान जमे हुए हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, धरने प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, करनाल, आज तक। तो आपको बता दें कि करनाल में लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। काम काज को नहीं कर रहे हैं। आपने सारे अधिकारियों को अंदर जाने के लिए कहा है? नहीं, सब जाओ अपना काम करो। काम को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं, काम तो होना चाहिए भाई, पब्लिक का काम है, काम इनको करना चाहिए। ये काम अपने आप नहीं करेंगे, छुट्टी मारेंगे अपने आप और कहेंगे जी हम तो इसलिए नहीं आए, वहाँ किसान बैठे थे। तो आपकी तरफ से इस पर संदेश है कि बिल्कुल काम करे। लंगर भी यही चक्क है, कोई दिक्कत नहीं है, यही लंगर चक्क है, घर जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो छुट्टी लंच के टाइम में घर भागते थे, इनको कहाँ जाने की जरूरत है, ज्यादा काम करे बैठ के। सफाई आई, सफाई देने की कोशिश करें। जब वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चोर भी ये कहे मैं चोरी करी नहीं, चाहे वो पकड़ा जाओ उससे सजा हो जाओ, लास्ट तक ये कहता है जी मैं करी नहीं। काम है तो उसे साबित करें, प्रशासन का काम है उसे साबित करें। साबित कहाँ करेगा जब प्रशासन ही एक जगह हो रहा, जब गवाह और कोर्ट और मुलजिम एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सजा तो होगी नहीं। देखिए भैया, किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के ये सारी चीजें हो रही हैं। अरे भैया, सरकार ने आपको कह दिया, आपने 3 मासूम मांगों को लेकर के शुरू में ये बात कही कि साहब ये MSP खत्म होने वाली है, सरकार ने गारंटी दे दी। उन्होंने कहा मंडी जो है वो उड़ जाएगी, मंडी जो है वो उड़ नहीं गई बल्कि और वो दिन दूने रात चौगुने तरक्की कर रही है, फल फूल रही है। किसानों की जमीन के बारे में आपने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, किसानों की जमीन की गारंटी खुद कृषि कानून में है। अब आप चाहते क्या है, आप तो बताओ ना भैया कि क्या आपका इशू क्या है। दरअसल इशू लेस है ये। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जान के जाना चाह रही है। ओवैसी मुसलमानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जीत की कहानी लिखना चाहते हैं तो मायावती को लगता है कि 2007 की तर्ज पर एक बार फिर से ब्राह्मण और दलित का साथ उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। इसलिए मायावती ने अपने चुनावी चाल का आगाज प्रबुद्ध सम्मेलन से किया। मायावती ने यह सम्मेलन करके ये जताने और बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों को उनका हक सिर्फ BSP में मिलेगा।
अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मायावती के मंच पर मंत्रोच्चार, मायावती के चुनावी समर का शंखनाद। मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अपने चुनावी राजनीति का श्री गणेश कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती का ये बयान बताता है कि उनकी चुनावी राजनीति की धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मायावती को लगता है कि ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ से 2007 वाला समय फिर लौटेगा। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। स्मारक और पार्क बनवाने के मसले पर मायावती की भयानक किरकिरी हुई थी, और सिर्फ किरकिरी नहीं हुई थी बल्कि मायावती को इसी मुद्दे पर अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार मायावती ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों का भला सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती की इस उम्मीद के दो सिरे हैं। पहला सिरा है ब्राह्मण, दूसरा सिरा है दलित। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों के सहारे सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन 2012 में उनका ये फॉर्मूला फेल हो गया। मायावती का दलित वोट भी बटा तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती पस्त हुई और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। अब बीएसपी ने तय किया है कि हर विधानसभा में बीएसपी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करेगी। ब्राह्मण समाज की महिलाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा इसका नेतृत्व करेंगी। मायावती का प्रेम ब्राह्मणों के लिए इसलिए भी विस्तारित हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। कई विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 12 जिलों में तो 15% से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 56 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और उनमें से 44 तो बीजेपी के प्रत्याशी थे। मायावती आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों के साथ छल किया है। बीजेपी की ओर से इसका जवाब दिया गया। मुझे लगता है उनको बाहर भी निकलना चाहिए। सभी कुछ वो अंदर ही बैठकर कर लेती हैं बहन जी, और ये उन लोगों को बुला रही हैं जिनके लिए उनकी पार्टी का नारा हुआ करता था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो। तो इसलिए ये वाले जो बयान हैं ये पहले उन्होंने दिए हैं, और अब मैं देख रहा हूं जब से कोरोना आया है या हाशिए पर पड़ी है उनकी पार्टी, तब से वो बाहर नहीं निकल रही हैं। तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए। चुनावी बिसात पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड के तौर पर पहली चाल चल दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ब्राह्मण मतदाता यूपी में बनेगा किसका भाग्य विधाता। ब्राह्मणों को तवज्जो मिलेगी, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा, और साथ साथ
अगर इस बार सरकार बनती है तो कोई स्मारक, कोई प्रतिमा नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस होगा। यानी कि मायावती सीधा संदेश ब्राह्मणों के साथ साथ उस वर्ग को भी भेज रही हैं कि इस बार उनके लिए गवर्नेंस ही प्राथमिकता होगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।